रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, आप जानते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सिंगल, तो आप कहेंगे सर इस वर्ड का वही मतलब है जो आप हैं, यानी कि बॉयज हॉस्टल में सारी गर्ल्स का कलेक्शन। आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कवर किया गया था। 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी कराए गए थे। नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें देखेंगे कि क्या कुछ और टाइप ऑफ सेट होते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा था, हमारे ध्यान में है कि नहीं है, और तब आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज अ सेट। तो आपने पढ़ा था व्हाट इज अ सेट, तो आप कहेंगे कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हमने अच्छे से पढ़ लिया था, दिक्कत नहीं हुई थी। फिर आपने देखा होगा कि नेमिंग ऑफ अ सेट कैसे करते हैं, नेमिंग ऑफ अ सेट कैसे करते हैं। तो आपने कहा कि इसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जानते हैं सेट की नेमिंग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से होनी है, ये तय है। उसके बाद आपने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और इसमें आपने दो मेथड सीखे थे कि देयर आर टू वेज जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो था रोस्टर फॉर्म, दूसरा जो था वो कौन था? सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने कुछ सवालों में ये भी देखा था कि हाउ रोस्टर फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू सेट बिल्डर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक बात है, यानी कि कैसे फिर वापस से सेट बिल्डर से रोस्टर बना सकते हैं, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कुछ नोट करके बातें। और वो नोट करके बातें क्या थी कि पहली बात तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट, ये हमने पढ़ा था, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दूसरा पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है ऑफ एलिमेंट्स वो होता है इमैटेरियल, यानी कि वो मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में रख रहे हैं एलिमेंट्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में मूव करने से पहले एक और चीज नोट कर लीजिए आप लोग। क्या सेट ऑफ नंबर्स की क्लास लगी थी इसके पहले? सेट ऑफ नंबर्स की क्लास लगी थी इसके पहले, जल्दी से रिकॉल करेंगे। बताइए सबसे बड़ा ग्रुप कौन है नंबर्स का? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से? एक है सेट ऑफ रियल नंबर और एक है कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स का ग्रुप। इमेजिनरी नंबर्स का ग्रुप। रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, आप जानते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल। कई बार इनको r-q भी कहा जाता है, t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। फिर ये सेट ऑफ रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है z, इसको i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है क्या? नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। कौन? तो आप कहेंगे नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। इसमें वो लोग आते हैं जो इंटीजर नहीं होते लेकिन रेशनल होते हैं। ठीक है, इंटीजर एग्जैक्टली नहीं बन पाते लेकिन रेशनल होते हैं। फिर आपको पता है कि ये z तीन तरीके का होता था, एक तो z प्लस था, एक जीरो था और एक z माइनस था। इस तरीके से करके हमने देखा था। और क्या देखा था कि जो n था वही z प्लस होता है, ये भी हमने देखा था। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? चलो, और जो w है इसी को हम क्या कहते थे? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो सेट ऑफ होल नंबर्स तो ये होता ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को कहते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर ना बोलेंगे इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। इतना सब कुछ देख लिया था। आज के क्लास में सभी लोग हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एम्प्टी सेट के बारे में। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे? एम्प्टी सेट के बारे में। इसी एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, नल माने खाली, नल सेट भी कहते हैं, या इसी का एक नाम है वॉइड सेट। वॉइड सेट, नल सेट कह लीजिए, एम्प्टी सेट कह लीजिए, वॉइड सेट कह लीजिए, सब एक ही नाम है। अच्छा, आप लोगों ने जिंदगी में कभी देखा होगा कि कुछ लोग ना एकदम से खाली पड़े होते हैं जिंदगी में।
उसके आसपास सभी लोग हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारा इंसान अंदर से एकदम खाली हो चुका होता है। ऐसा ही एक सेट होता है एम्प्टी सेट। ऐसा ही एक सेट होता है एम्प्टी सेट। तो लिखेंगे क्या एम्प्टी सेट के अंदर? लिखेंगे क्या? अ सेट कंटेनिंग, लिखेंगे सभी लोग, अ सेट कंटेनिंग, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट। और कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, डिनोटेड बाई द सिंबल फाई। फाई थोड़ा बेहतर तरीके से बना लेंगे, ठीक है, डिनोटेड बाई द सिंबल फाई, द सिंबल फाई। अब ये क्या कह दिया आपने, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि लेट देयर बी अ सेट ए, और इसमें मैं कह रहा हूं कि इट कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करके 3 जोड़ने पे 0 आता है? अच्छा याद करो, रियल नंबर की डिफिनीशन क्या पढ़े थे? जो पिछली क्लासेस ली हैं आपने, उसमें रियल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़े थे? तो आपने कहा था सर रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर करके कभी निगेटिव नहीं आता, यानी बहुत कम आएगा तो रियल नंबर का स्क्वायर 0 आएगा, उससे कम नहीं आता। तो अगर आप खुद बताइए x कोई रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर की वैल्यू कम से कम 0 आएगी, और जब उसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम से कम 3 बनेगी, कम से कम 3 बनेगी। तो वो बराबर 0 तो आ ही नहीं पाएगा कभी जीवन में। तो क्या एक ऐसा रियल नंबर है दुनिया में जिसके स्क्वायर का 3 में एडिशन करके 0 पा लें आप? तो कहेंगे सर ऐसा तो कोई नहीं एक्स है, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो यानी कि बताएंगे सेट ए में फिर कौन आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा? आप कहेंगे सर कोई नहीं आएगा। और कोई नहीं आएगा तो आप ऐसे बनाइए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, और उसके अंदर चूंकि कोई आ नहीं रहा है तो इसीलिए आप छोड़ देंगे, इसलिए आप छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे लिख देंगे अगर ब्रेसेस बना के उसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं तो इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ, रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट। और ऐसे ही पूरे सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और इस रूप में अगर एम्प्टी सेट लिखा है तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, या डायरेक्टली उसको ऐसे भी लिखते हैं कि अगर ए के अंदर कुछ नहीं, सेट ए के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसको सिंपली ऐसे लिख देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। कॉमन मिस्टेक क्या होती है लोगों से, कॉमन मिस्टेक क्या होती है इस वाले सिनेरियो में, कि लोग क्या करते हैं, फाई लिखते हैं और फाई को ऐसे लिख देते हैं और सोचते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। नहीं, देखो होता क्या है कि आपने अगर ब्रेसेस बनाए और उसके अंदर एकदम से कुछ नहीं लिखा, ऐसे एकदम से कुछ नहीं लिखा, तब तो ये एम्प्टी सेट है। या फिर ऐसे सिंबल फाई बनाए और आगे पीछे कोई ब्रैकेट नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, तो ये सिंबल अपने आप में क्या दिखाता है? एम्प्टी सेट दिखाता है। तो या तो आप सिर्फ इन ब्रेसेस का इस्तेमाल करिए, अंदर एकदम ब्लैंक छोड़िए, तभी एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेगा, या फिर सिर्फ ये सिंबल फाई बनाना है, उसके अलावा आसपास कोई ब्रैकेट नहीं रखना है, तब ये एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेगा। अगर ब्रेसेस के अंदर आपने ये बना दिया तो ये तो एक काइंड ऑफ सिंबल भी तो है, एक काइंड ऑफ सिंबल भी है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे सभी, अगर ब्रेसेस बनाने के बाद उसके अंदर फाई लिख दिया गया है तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, वो एम्प्टी सेट नहीं होता। क्लियर हो गया इतना? आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम से क्लियर हो गया। अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाता है, फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक। चलते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिनमें आपको एम्प्टी सेट एकदम से क्लियर हो जाएगा। और
अब वो एग्जाम्पल क्या है समझिएगा। जैसे मान के चलिए ए सेट है और उसको हमको कहें क्या कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ बॉयज हॉस्टल, यानी कि बॉयज हॉस्टल में सारी गर्ल्स का कलेक्शन। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो हॉस्टल बॉयज के लिए अलॉटेड है तो गर्ल्स तो सेपरेट रहेंगी। तो आप मुझे बताइए, अगर वो हॉस्टल ही बॉयज के लिए है तो क्या उसमें कोई गर्ल, कोई बिटिया रहेगी? आप कहेंगे नहीं सर, बॉयज के लिए अलॉटेड है। तो क्या वो सेट कोई एलिमेंट कंटेन करेगा? बताइए, उस सेट में कोई रहेगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बॉयज हॉस्टल के लिए बात हो रही है, क्यों कोई बिटिया रहेगी उसमें? तो इसका मतलब क्या है कि भैया इट कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। और ऑब्वियसली आप दोबारा से ऐसे बना देंगे, या सिर्फ ऐसे बनाइए या फिर सिर्फ फाइल लिखिए, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, कोई कहे कि देयर इज अ सेट बी which contains the set of all which is the set of all those x such that x belongs to natural number, x belongs to the set of natural number and x is greater than 5 but less than 6। आप मुझे सभी बताएंगे प्यारे साथी कि नेचुरल नंबर जो 5 है उसी का सक्सेसर होता है 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा आता है? आप मुझे बताइए। जब भी आप नेचुरल नंबर की लिस्ट देखेंगे तो 5 के बाद सीधा कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 6 आता है। तो अगर हम ऐसे कहें कि हमको वो वाला नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 और 6 के बीच में होता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और 6 से कम हो, तो आप कहेंगे सर 5 और 6 के बीच में थोड़े कोई नेचुरल नंबर आता है, यानी कि ये बी सेट भी क्या हो जाने वाला है? 5 हो जाने वाला है। ये बात याद रखिएगा। ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? सिंबॉलिक फॉर्म होता है। और ये होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट। ये रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट, समझ में आई मेरी बात? ऑफ एम्प्टी सेट, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। रोस्टर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म किसके हैं? एम्प्टी सेट के। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और एम्प्टी सेट के बाद आपको क्या समझना है? तो एम्प्टी सेट के बाद समझना है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट समझना है? तो आप कहेंगे सिंगलटन सेट, सिंगलटन। अब एक बात बताओ, जैसे याद करिए एम्प्टी सेट बोलते ही कुछ तो समझ में आ गया था कि सर ये एम्प्टी वर्ड का कुछ तो मतलब हम जानते हैं पहले से। वैसा ही बताइए इस वर्ड का क्या मतलब है? सिंगल, सिंगल। तो आप कहेंगे सर इस वर्ड का वही मतलब है जो आप हैं, है ना, सिंगल। तो एक बात बताएं आपको हम, इस वर्ड का मतलब यहां पे वो नहीं है। यहां पे इस वर्ड का मतलब ये है कि ऐसा सेट जो एक एलिमेंट कंटेन करे, यानी एक ही व्यक्ति पे मरे, वहां अर्थ बदल जा रहा है। नहीं, चलिए तो सिंगलटन सेट क्या होता है देखेंगे। सभी लोग लिखेंगे क्या? अ सेट कंटेनिंग, क्या लिखने वाले हैं? अ सेट कंटेनिंग, है ना, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अ सेट कंटेनिंग बेटा जी लिखेंगे सभी एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ये बात याद रखेंगे, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ठीक है। एग्जाम्पल में आइए, अगर मैं कहूं कि देयर इज अ सेट ए विच कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9। अब आप कहेंगे सर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 होवत है तो एक्स इक्वल्स +3 और -3 होवत है। हमको सिखाया जा रहा क्या कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 वी वुड राइट एक्स इक्वल्स प्लस ऑफ -3, ऐसे प्लस एंड माइनस ऑफ 3 ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्या ये बात बताइए मुझे, क्या -3 नेचुरल नंबर में आता है? -3 भाई हम तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं ना। अब कहेंगे सर यहाँ पे -1 -2 -3 लोग लिखे हैं। अब ऐसा थोड़ा होता है, काउंटिंग नंबर में -3 थोड़े आता है।
इसका मतलब कि अगर हम पहले ही डिस्क्राइब कर दिए हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और तब लिखे हैं x स्क्वायर इक्वल 9, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसका स्क्वायर 9 आता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा सिर्फ एक नंबर है 3 जिसका स्क्वायर 9 आता है। तो एज हम लिखे थे यहाँ पे क्या कि द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ दिस शुड बी 9। तो ऐसा तो सिर्फ 3 है। तो बताइए इस सेट में एग्जैक्टली कितने लोग आए। तो आप कहेंगे सर एक ही लोग आया 3 है ना। आप बोलेंगे विच वन, तो आप बोलेंगे 3 और बोलेंगे हाउ मेनी तो बोलेंगे एग्जैक्टली 1। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये सेट कैसा है, ये सेट है सिंगलटन सेट। कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, वो कोई भी हो बस एक ही हो, है ना। तो सिंगलटन सेट याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 2 चलते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक सेट बी है, अगर सुनिए ब्रेसेस बना के उसके अंदर ऐसे फाई लिख देंगे, ब्रेसेस बना के उसके अंदर फाई लिख देंगे, तो ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट फाई आ रहा है। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा सिंगलटन सेट का। किसका एग्जांपल होगा, सिंगलटन सेट का। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर फाई तो आप बताए थे एम्प्टी सेट, तो अगेन मैं थोड़ा बता दूं बेटा, सिर्फ फाई लिखा रहेगा तो या सिर्फ ब्रेसेस बने रहेंगे तो ही ये एम्प्टी सेट होते हैं। अगर ब्रेसेस भी बना है उसके अंदर फाई भी लिखा है तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, सिंगलटन सेट में काउंट होगा। क्लियर, ठीक है। तो आपने सिंगलटन सेट समझ लिया, एम्प्टी सेट समझ लिया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, और सभी प्यारे साथी हेडिंग लगा लेंगे मेरे साथ, फाइनाइट सेट। क्या समझने वाला है बात, फाइनाइट सेट। अब देखो ये जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका नाम आप जानते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। फाइनाइट माने क्या होता है, निश्चित, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हों कि भैया तुम्हारे अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, चलो 2 हैं, 5 हैं, 1 है, 10 लाख है, 50 करोड़ हैं, लेकिन फिक्स है कि हाँ तुम्हारे अंदर इतने ही लोग हैं। तो ऐसे सेट को कहना है फाइनाइट सेट। क्या कहना है, फाइनाइट सेट। तो आप लिखेंगे अ सेट विच इज, क्या लिखेंगे, अ सेट विच इज, लिखेंगे अ सेट विच इज एम्प्टी। एम्प्टी वाला भी इसी में आएगा क्योंकि उसका भी फिक्स रहता है कि कितने एलिमेंट हैं, तो सर 0 एलिमेंट है, फिक्स है, कोई नहीं है उसमें। तो अ सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ, डेफिनेट लिख लीजिए उसकी जगह, अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी है, या अपने अंदर रखता है फिक्स नंबर ऑफ लोगों को, तो आप लिखेंगे इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। उसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। किसी बुक में आप ऐसी भी डिफिनेशन लिखेंगे कि अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, है ना, ऐसा भी लिखेंगे। यानी कि एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी है, या के बाद ऐसा बोला जाएगा कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर द्वारा लिस्ट किए जाएं कि हाँ भैया 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, यानी नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर द्वारा बताया जाए कि हाँ 150 200 लोग हैं, वो सेट होता है फाइनाइट सेट। यानी सिंपल याद रखिए, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन के बता पाया जा सके कि हाँ भैया इतने लोग इसमें हैं, चाहे वो संख्या बहुत ज्यादा है चाहे बहुत कम है, लेकिन गिन के बता पा रहे हैं आप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, क्या कि जैसे एक सिंपल बात कर रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। अब आप मुझे बताएंगे वो कौन से x हैं जो रियल नंबर से आते हैं और उनका स्क्वायर करने पे +1 आता है। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, एक नंबर ऐसा हो जाएगा 1, एक हो जाएगा -1, इन दोनों का स्क्वायर +1 आता है, स्क्वायर +1 आता है,
और ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया, एक तो -1 और एक तो +1। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं पूछूं कि बताइए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 2। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो 2 एक नेचुरल नंबर है, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने एक नेचुरल नंबर द्वारा लिस्ट कर दिया, बता दिया। जब हमने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो आपने एक नेचुरल नंबर बताया 2, सर 2 एलिमेंट्स आर देयर, है ना। तो ऐसे ही सेट को कहते हैं क्या? फाइनाइट सेट। तो भैया या तो वो एम्प्टी हो, कंफर्म हो कि इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, या तो नेचुरल नंबर द्वारा लिस्टिंग की जा सके इनके एलिमेंट्स की, ऐसे सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। 2 4 5 और एग्जांपल देखेंगे, तब तक के लिए नोट इट डाउन। फाइनाइट सेट के कुछ और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, और उसमें चलिए एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। मान के चलिए देयर इज अ सेट बी, एक क्या हमने रख लिया? सेट बी रख लिया, और इसको बोल रहे हैं क्या? सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या बोल रहे हैं बेटा? सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में कितने बॉयज बैठते हैं, वो सारे के सारे अगर गिनने पड़ जाएं तो गिन के खत्म कर लोगे कि नहीं? कि हाँ सर 25 बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं, है ना, 25 हैं, 30 हैं, गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम गिन लेंगे। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट डेफिनिट हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट, आप कहेंगे सर डेफिनिट हो गया। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइनाइट सेट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मान के चलिए कि और एग्जांपल करते हैं जिसमें लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है? मान के चलिए देयर इज अ सेट ए, और ये है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, लिविंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, लिविंग कर लीजिए, लिविंग ऑन दिस अर्थ, लिविंग ऑन दिस अर्थ, यानी इस धरती पे जी रहे सभी एनिमल्स का सेट। कुछ लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि सर एक बात बताइए कि धरती पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा। भाई एनिमल्स का मतलब अब सारे प्राणियों की बात कर रहे हैं आप, इंक्लूडिंग इंसेक्ट एंड ऑल, सबकी बात कर रहे हैं आप, तब तो देयर आर सो मेनी। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, जैसे मान के चलिए कोई भी जीव है, उसका कुछ तो डायमेंशन होगा, बहुत छोटा भी सही, कुछ तो डायमेंशन होगा ना यार। आप कहेंगे हाँ जी सर कुछ तो डायमेंशन होगा ही। और एक बात बताओ, अर्थ जो है आपकी, उसका भी कुछ डायमेंशन है। आप कहें हाँ जी सर डायमेंशन तो इसका भी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं क्या कि हमको 100 मीटर की दूरी तय करना है, कितने मीटर की? 100 मीटर की दूरी तय करनी है, और एक बार में आप 2 मीटर तय कर रहे हैं, तो बताइए टोटल कितनी दूरी, कितने स्टेप में दूरी तय कर पाएंगे आप? तो आप कहेंगे सर टोटल 100 मीटर है, एक बार में 2 मीटर तय कर रहे हैं, तो भैया 50 टाइम्स में हम कर लेंगे आराम से। तो उसी तरह बताओ, धरती का साइज है एक बहुत बड़ा साइज, मैं मानता हूं बहुत बड़ा साइज है, लेकिन हर प्राणी का भी एक साइज है। तो अगर मैं अर्थ के पूरे सरफेस एरिया को डिवाइड कर दूं, भाई सरफेस एरिया पे, उसके सरफेस पे ही तो तुम रहते हो, तो अर्थ के सरफेस एरिया को हम पर एनिमल के एरिया से, बेस एरिया से जो हम रख रहे हैं, जैसे बेस ही तो रख रहे हैं, अपना पैर ही तो रख रहे हैं धरती पे, तो हर एक इंसेक्ट के, हर एक एनिमल के अगर बेस एरिया से मैं अर्थ के पूरे सरफेस एरिया को डिवाइड कर दूं, तो माना कि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी तो एक वैल्यू, हाँ या ना बताएंगे? बहुत बड़ी वैल्यू आएगी मुझे पता है, लेकिन आएगी तो सही। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ है, ये वाला जो सेट है, ये कभी भी फाइनाइट ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अनगिनत नहीं होगा, ये फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि निश्चित है। मानता हूं बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट निश्चित आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस वाले सेट को आपको फाइनाइट में ही रखना है, फाइनाइट में ही रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल नंबर 4। और मान के चलिए देयर इज अ सेट डी रख लेते हैं इसका नाम, और लिख लेते हैं क्या? सेट ऑफ ऑल नॉवेल्स,
सेट ऑफ ऑल नॉवेल्स written by द ग्रेट राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। तो आप मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, उसका अगर पूरा सेट पूछूं तो बताओ उसकी गिनती है कि नहीं है कि हाँ इतने ही लिखे हैं इन्होंने, 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, जो भी है वॉट एवर, गिनती है कि नहीं, हाँ इतने ही लिखे हैं अपने जीवन काल में। तो इसका मतलब है कि सेट डी भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो आई होप फाइनाइट सेट आप समझ गए होंगे। अच्छा, फाइनाइट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना, फाइनाइट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ सेट ई नाम है, सेट ई नाम है, और मान के चलते हैं बेटा इसमें हम लिख रखते हैं द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और x प्लस 1 इक्वल 0। ऐसा करके आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा होल नंबर है जिसमें 1 जोड़ने पे 0 बनता है भैया। अच्छा चलो होल नंबर नहीं बता, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 1 ऐड करने पे 0 बनता है। तो आप कहेंगे सर वो नंबर तो -1 है, वो नंबर तो क्या है -1। और क्या -1 होल नंबर में होता है। आप सर -1 नहीं होता, 0 होता है। यानी कि अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो होल नंबर होते हुए भी +1 करने पे 0 बनाए, यानी कि ये सेट एम्प्टी होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था क्या कि जो एम्प्टी सेट होते हैं वो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट में ही आएंगे, तो फाइनाइट सेट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट में ही आएगा। दिस वाज एग्जांपल नंबर 5। आइए मूव करते हैं इन्फिनिट सेट पे। अब इन्फिनिट सेट की तरफ चलते हैं। अब किसकी तरफ चलते हैं, इन्फिनिट सेट की तरफ। तो जैसे आपने एक फाइनाइट पढ़ा था उसी का जस्ट ये एंटोनिम है क्या, इन्फिनिट सेट। आइए देखते हैं व्हाट इज इन्फिनिट सेट। तो आप लिखेंगे क्या, अ सेट विच कंटेन्स एक ऐसा सेट जिसमें आता है क्या, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, निश्चित नहीं है कितने हैं, आए जा रहे हैं, indefinite number of elements is called an infinite set, ठीक है, is called an infinite set। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं आप क्या कि a set which is not finite, है ना, a set which is not finite, यानी एक ऐसा सेट जो फाइनाइट सेट नहीं होता वही इन्फिनिट होता है ना, वही इन्फिनिट होता है, ये भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली दर्द वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ आप, इसका अगर एग्जाम्पल लेना रहे तो क्या लोगे, इसका एग्जाम्पल यानी एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें आते हो क्या, अनंत नंबर ऑफ एलिमेंट, अनिश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट आते जा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक काम करते हैं सर n ले लेते हैं ना, जो आपने बताया था, क्या बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताया था आपने, क्या बताया था, तो आप कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताया था। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आता है आप जानते हो भैया, 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है एंड सो ऑन, ये आता रहता है। कोई अंत है इसका, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई बता सकते हो कि सर 10 लाख लोग ही हैं इसमें, नहीं, +1 कर दो अगला आ जाएगा। बिल्कुल ये अच्छा एग्जाम्पल है किसका, इन्फिनिट सेट का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, क्या मान के चलिए बी है, क्या है बी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब मुझे आप बताएं स्वयं कि अगर कोई सर्कल बना हुआ है तो इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट आएंगे, उन सारे पॉइंट का सेट बनाना है। तब एक बात बताओ, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट आएंगे, कितने पॉइंट से मिलके बना है, इसका कोई भरोसा है भैया। पॉइंट तो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, जनरली उसके डायमेंशन की हम बात नहीं करते ज्योमेट्री में। तो आप बताओ इसकी कितने पॉइंट्स से मिलके ये सर्कल बना है, क्या आप ये बता पाएंगे, आप कहेंगे ये तो नहीं बता पाएंगे। तो सर्कल के ऊपर, किसी सर्कल के ऊपर आ रहे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का जो सेट होगा वो हमेशा क्या बनेगा, इन्फिनिट सेट होगा। या एक और एग्जांपल करते हैं चलिए आपके लिए, तब तक के लिए नोट करिए।
लिखो एक और एग्जांपल, लिखो एक और एग्जांपल और लिखो लेट्स से देयर इज अ सेट डी और ये क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल सर्कल्स या दिस सेट ऑफ सर्कल्स लिख लीजिए, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कि ओरिजिन, जैसे मान के चलिए आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है और ये रहा ओरिजिन, और इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं उन सब का सेट लेना है। तो एक बात बताओ, एक काम करते हैं, यहां से एक ऐसा सर्कल बनाते हैं, हाँ जी सर ओरिजिन से गया, थोड़ा इससे बड़ा बनाते हैं, थोड़ा इससे बड़ा बनाते हैं, थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा, हाँ जी सर ओरिजिन से गया, थोड़ा इससे बड़ा बना लेते हैं, हाँ जी सर ओरिजिन से गया। तो ऐसे बताओ कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? आप कहेंगे ये तो सर अनंत बन सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं, और उन सभी का जो सेट होगा वो सेट भी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वो सेट भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिट सेट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक बात है, ये चीज याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिनिट सेट पढ़ने के बाद क्या आपको पढ़ना है? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। और इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं कहूंगा आप समझिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या समझना है आपको? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, या इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो क्या होता है बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, या क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ सेट? तो इस बात को समझेंगे। क्या सिंपल सी बात है, क्या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे लिखेंगे ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सिंपल सी बात है, इन अ सेट ए मान के चलिए ना, सेट का नाम ए है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए या द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, जो भी कह लीजिए। और लिखेंगे क्या? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए, है ना, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसा पढ़ेंगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या कार्डिनैलिटी ऑफ ए। फॉर एग्जांपल सुन लीजिए बेटा जल्दी से, अगर सेट ए में मान के चलिए देयर आर 3 एलिमेंट्स 1 2 ए बी सी लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई पूछे व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए या व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सेट ए, तो आप गिन के बता दीजिएगा 1 2 3, 3 लोग हैं इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कार्डिनैलिटी कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो ये हो गया, ध्यान समझेंगे कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट आप कहेंगे 0 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं समझिएगा, क्या समझिएगा देखेंगे। आप लिखेंगे क्या कि टू सेट्स ऑफ इक्वल कार्डिनल नंबर, इक्वल कार्डिनल नंबर, इक्वल कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। अब सर ये क्या है? तो समझिएगा ध्यान से, जैसे मैं यहां पे आपके लिए एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। लेट से देयर इज अ सेट ए, मान के चलते हैं एक सेट ए है और इसमें है 2 एलिमेंट्स 1 और 2। देयर इज अनदर सेट बी जिसमें भी 2 ही एलिमेंट हैं ए और बी। आप मुझे बताएंगे यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आया? तो आप कहेंगे सर 2 लोग हैं, 1 लोग 2 लोग। और कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आया? तो कहेंगे 2 ही लोग हैं, 1 लोग और 2 लोग। तो बताइए दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम हुई कि नहीं हुई? यानी कि एन ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एन ऑफ बी के बराबर हुई कि नहीं? बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की चिंता करनी है। इक्विवेलेंट सेट्स होने में क्या बात करनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अंदर कौन है उससे नहीं मतलब, नंबर कितने लोग हैं इससे मतलब है। तो अगर लोगों की संख्या सेम है, अगर लोगों की संख्या क्या है? सेम है। चलिए फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर मैं नहीं जाता हूं, बस ऐसे लिखता हूं, इफ एन ऑफ ए इक्वल्स एन ऑफ बी, देन इसका मतलब है कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ये बात याद रखेंगे। तो ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, याद रखेंगे। सिंपल सी बात है कि जिन भी 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे उनको इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे।
एलिमेंट कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। नोट इट डाउन। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और यही आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा, और आपको पढ़ना है इसमें इक्वल सेट्स। अभी क्या पढ़ के आए हो बताओ? अभी आप पढ़ के आए इक्विवेलेंट सेट्स। अब क्या पढ़ना है? इक्वल सेट्स। तो लिखिएगा इफ ए एंड बी आर two sets such that if A and B are two sets such that all the elements of set A are in set B, and all the elements of set B are in set A। ध्यान समझेंगे क्या भैया? A के सारे एलिमेंट B में रहे और B के सारे एलिमेंट, क्या बेटा? B के सारे एलिमेंट किस में रहे? A में रहे। तो if A and B are two sets such that all the elements of A are in B, all the elements of B are in A, then लिखेंगे then A and B are said to be equal, ठीक है? तो हम कहते हैं कि A और B क्या है? इक्वल है ना? और लिखिएगा उसी में आगे बढ़ा के एंड वी राइट, और हम कैसे लिखते हैं इसको? सिंबॉलिक फॉर्म में एंड वी राइट लिखेंगे सेट A इक्वल सेट B, ऐसे लिखते हैं इक्वल सेट B, ठीक बात है? सेट A इक्वल सेट B। और याद रखेंगे अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि सेट A का कोई एक एलिमेंट B में नहीं है या B का कोई एक एलिमेंट A में नहीं है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है एलिमेंट्स, तो आप कहेंगे अदरवाइज वी राइट, यानी इसके अलावा अगर केस हुआ तो अदरवाइज वी राइट A इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे है ना? रीड एज A इज नॉट इक्वल टू बी, A इज नॉट इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, ये दो चीजें याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे 1 मान लीजिए, लेट से देयर इज अ सेट A जिसके अंदर हमने लिखा 1 2 3 ऐसे करके, और एक सेट B लिख लिया, क्या? जिसमें लिख लिया 3 1 2, क्या लिख लिया? 3 1 2 ऐसा कर लिया। अब आप मुझे खुद बताएं, आप देखें सेट A के पास 1 है, सेट B के भी पास 1 है, सेट A के पास 2 है, B के भी पास 2 है, और सेट A के पास 3 है तो सेट B के भी पास 3 है। यानी सेट A के सभी एलिमेंट B में आए कि नहीं आए? सेट B में आए। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब बताइए B के सारे एलिमेंट A में है कि नहीं? तो देखो 3 है सेट A में, 1 है सेट A में, 2 है सेट A में, यानी A के सारे B में आए और B के सारे किस में आए? A में आए। तो आप कहेंगे भैया A इक्वल्स है किसके? आप कहेंगे A इक्वल्स B है। ये बात याद रखेंगे। आई बात समझ में? क्यों है? क्योंकि एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू A श्योरली बिलोंग्स टू B, एंड एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू B श्योरली बिलोंग्स टू A। ठीक बात है? ये कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी तब आप कहेंगे A इक्वल्स B है। ये दोनों के दोनों एंड लगा है। क्लियर हो गया? अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखेंगे, मान के चलिए देयर इज अ सेट C जिसके अंदर एलिमेंट्स तो आ गए ABC। क्या आ गए? ABC। और एक एलिमेंट D है जिसमें आया सिर्फ A और B आया। तो एक बात बताओ, क्या D के सारे एलिमेंट C में हैं? तो आप कहेंगे D के पास A है, C के भी पास A है, D के पास B है, C के पास भी B है। इसका मतलब कि D के सारे तो C में आए, लेकिन क्या C के सारे एलिमेंट D में आएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, C नहीं आएगा, ये छोटा वाला C। यानी कि सिंस स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C, द सेट C, बट दिस स्मॉल c यानी एलिमेंट C डज नॉट बिलोंग टू द सेट D। और अगर ऐसा एक भी एलिमेंट के साथ हुआ कि इसमें है उसमें नहीं है, या उसमें है इसमें नहीं है, तो आप कहेंगे दोज सेट्स आर नॉट इक्वल। क्या कहेंगे? दोज सेट्स आर नॉट इक्वल।
ये डिफिनीशन हो गई इक्वल होने की और ना इक्वल होने की। ठीक बात है, इतना एकदम से क्लियर है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो आप लिखेंगे, तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट करेंगे और समझेंगे, है ना, उसको समझेंगे, और वो क्या है तो देखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट all equivalent sets लिखेंगे सभी साथी, all equivalent sets need not to be equal। अब ये लाइन क्या बोलती है तो आप समझिएगा। देखिए अभी आपने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। अब देखिए इक्वल सेट्स में क्या होता है, मान के चलिए आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, सेट ए के पास, और सेट बी के पास है बी ए सी, ऐसा करके सेट है। तो आप देखेंगे ए के सारे एलिमेंट, यानी ये तीनों सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी हैं, और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। तो इसका मतलब आप कहते हैं ए इक्वल्स बी। और सुनो यार, एक बात बताओ, अगर ए सेट बी सेट के इक्वल है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आए और इसके सारे एलिमेंट इसमें, मतलब दे बोथ आर कंटेनिंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। और अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो होंगे। अगर इसमें भी यही तीन लोग हैं, इसमें भी यही तीन लोग हैं, तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी तो 3 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स, चूंकि इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो गई, तो आप बताइए अगर सेट्स ऑलरेडी इक्वल हैं तो क्या ये इक्विवेलेंट भी होंगे कि नहीं होंगे? इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो जितने भी सेट्स हैं जो ऑलरेडी इक्वल हैं वो होते ही हैं इक्विवेलेंट, वो होते ही हैं इक्विवेलेंट। लेकिन अगर उसका उल्टा बोल दें कि भैया, जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। क्या कि अगर एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और इसके मान के चलिए देयर इज अनदर सेट बी जिसके अंदर हमने लिख दिया सिंबल्स अल्फा बीटा और गामा, 3 सिंबल्स। अब आप देखेंगे कि भैया सेट ए में भी 3 ही लोग हैं और सेट बी में भी कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं। तो कार्डिनैलिटी तो सेम हो गई इनकी, यानी कि दे बोथ आर, ए एंड बी के बारे में बात करूं तो ये इक्विवेलेंट तो हैं, इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? आप कहेंगे नहीं, एकदम इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अलग का मतलब 1 2 3, इसमें कोई 1 2 3 नहीं है। एक भी अगर मिसमैच है तो आप कहेंगे इक्वल तो नहीं होगा सर, इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कार्डिनैलिटी का सेम होना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना। और इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि ना सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, वो तो होंगे ही ऑब्वियसली, बल्कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी हूबहू सेम मिलने चाहिए, इसके सारे उसमें उसके सारे इसमें। इस तरीके की कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। तो चलिए प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा। आज के क्लास में हम इतना ही रखने वाले हैं, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आगे की क्लासेस के लिए, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के भी वीडियोस लेके आएंगे और फर्दर कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ेंगे ही। जय हिंद।